डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सपेडाइट किया जाए, फास्ट इन किया जाए, हम लोग स्लो चल रहे हैं। जबकि अभी से कुछ घंटे पहले आप ही लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हम जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं स्कूलों में, हमें लीजर टाइम नहीं मिलता। तो ये कंट्रास्ट है, कुछ लोगों के पास टाइम है, कुछ लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो हम लोग बीच के रास्ते पे चलेंगे, बहुत तेज़ भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं। साथ ही जिनके पास टाइम कम है वो अपने लीजर पीरियड को, जो उनके पास थोड़े बहुत टाइम एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो उन्हें लीजर टाइम 45 मिनट का, 40 मिनट का बीच बीच में मिलता है, तो उसमें वो एक दो टॉपिक्स कर लें। इस तरह से टाइम को आप मैनेज करें। साथ ही जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, जो फुल्ली स्टडी पर अपना पूरा टाइम देते हैं, वे टॉपिक्स को रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, कम से कम 2 से 3 बार टॉपिक्स को पढ़ें, जिससे ये होगा कि आप भूलेंगे नहीं। तो रिवीजन पर वर्क अगर आप करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं टॉपिक्स को। तो टाइम मिल रहा है तो आप रिवीजन में टाइम दें, ऑब्जेक्टिव भी बनाएं, सेट्स बनाएं। चलिए आज आगे बढ़ने से पहले पहले उन क्वेश्चंस के जवाब ले लेते हैं जो हम लोगों ने आपसे पूछा और आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने जवाब भी दिया। क्वेश्चन था हिस्ट्री से, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश से। हिस्ट्री का ये टॉपिक आप लोगों ने किया था, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसके जवाब इस तरह से। आपसे पूछा गया था कि पतंजलि का महाभाष्य किस ग्रंथ पर टीका है, कमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी, इसी पर टीका है पतंजलि का महाभाष्य। याद रखें कि अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रामर का ग्रंथ है, सबसे पुराना व्याकरणिक ग्रंथ है, और इसीलिए पाणिनि को फादर ऑफ लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान का पिता भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। याद रखें कि दक्कन में सातवाहन वंश विकसित हुआ मौर्योत्तर काल में, जिसका संस्थापक सिमुक था, जिसकी राजधानी यानी सातवाहनों की राजधानी महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठन था। उसके बाद ज्योग्राफी से आपसे पूछा गया था 2 क्वेश्चन। सबसे ऊंचाई पर स्थित टीटीकाका झील किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोलीविया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टीटीकाका लेक है। ये पेरू और बोलीविया के बीच स्थित है, बाउंड्री बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन था द्वीप से, आइलैंड से, कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक ओशन के चारों ओर घिरा हुआ है ये सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। लेकिन याद रखें कि ग्रीनलैंड कोई देश नहीं है, ये डेनमार्क का भाग है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ग्रीनलैंड किस देश का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। उसके बाद साइंस से आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, साउंड आपने किया था। साउंड से क्वेश्चन था कि मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ में अंतर का कारण क्या है, डिफरेंस किस कारण से, साउंड के किस फीचर्स के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिच, तारत्व। उसके बाद आपसे पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन साउंड से ही, यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान, इसका मैक नंबर कितना होता है। सुपरसोनिक विमान जो सबसे तेज उड़ते हैं, इनका मैक नंबर क्या होता है, यानी ध्वनि की किस गति से ये उड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक नंबर 1 से अधिक। 1 से 5 लगभग मैक नंबर जिनका होता है उन्हें हम सुपरसोनिक जेट्स या विमान कहते हैं। तो ये याद रखें कि 5 से अधिक अगर मैक नंबर होगा तो ये अल्ट्रासोनिक होगा। ये जेट या एरोप्लेन अल्ट्रासोनिक स्पीड इसका कहलाएगा, मैक नंबर 5+ अगर होता है तो। मैक नंबर दरअसल किसी पिंड का, ऑब्जेक्ट का, किसी जेट का, हवाई जहाज का की गति डिवाइडेड बाय साउंड की गति, वेलोसिटी ऑफ साउंड, इनका जो रेशियो होता है यही मैक नंबर कहलाता है। तो 1 से अधिक सुपरसोनिक और 5 से अधिक अल्ट्रासोनिक मैक नंबर। आज का उसके बाद नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपसे पॉलिटी से पूछा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में वर्णित है, किस आर्टिकल का भाग है दरअसल। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19(1). 19(1) में बहुत सारी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी हमारे यहाँ मिलती है। और उसके बाद पूछा गया था कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम यानी अनटचेबिलिटी जो एक्ट आया, ये किस वर्ष आया, छुआछूत पर यह अधिनियम किस वर्ष आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955। तो ये तो क्वेश्चंस हो गए जो आपसे पूछे गए थे, जिसके जवाब आपने दिए। काफ़ी लोगों ने 6 से अधिक प्रश्नों के जवाब दिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने 6 के आसपास जवाब दिए।
अब आज के वे 8 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको अभी देने हैं, ये सुनने के बाद ही आपको जवाब देने हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। कमेंट बॉक्स में बुक्स देखकर नहीं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया था मध्य एशिया से संपर्क। हिस्ट्री में मध्य एशिया से, मौर्योत्तर काल में मध्य एशिया से जो संपर्क हुआ, जिसमें 4 वंश हमें दिखाई देते हैं, इंडो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन है, हेलेनिस्टिक आर्ट किस वंश के काल में विकसित हुआ? हेलेनिस्टिक कला, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है गांधार कला। तो ये हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक कला किस वंश के काल में भारत में विकसित हुआ? तो उस वंश का नाम बताना है इसी 4 में से। और दूसरा क्वेश्चन है कि शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ? शक संवत का साल बताना है। आपको यह भी हम बता दें कि कनिष्क ने शक संवत चलाया था, तो ये किस वर्ष इसका पहला साल है शक संवत का। उसके बाद आपको इधर ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चंस, आपसे जल मंडल दिया गया था आपको, यानी हाइड्रोस्फीयर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे गहरा स्थान जलीय क्षेत्र का, यानी जल मंडल का सबसे गहरा स्थान, या कहें कि विश्व का सबसे गहरा स्थान कहाँ है, इसका नाम बताना है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम, जाहिर है जलीय क्षेत्रों में होगा, तो इसका नाम आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि जल मंडल में आपने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा होगा। एक, जो 4 बड़े महासागर हैं उनका डिटेल्स, कहाँ कहाँ ये स्थित हैं, कितने प्रतिशत भाग पे फैले हैं, और साथ में सारे महासागर जिस तरह से धरती पे पर्वत, पठार, मैदान, गर्त ये सब दिखाई देते हैं, उसी तरह से जलीय क्षेत्रों में भी गहराई के हिसाब से इनका स्थान निश्चित है। यानी गहराई के हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं, जिनमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। 4 भागों में पूरा जलीय क्षेत्र 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है अपनी गहराई के हिसाब से। तो आपको बताना है कि विश्व जलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है। यानी इन्हीं 4 में से जो जलीय क्षेत्रों के जो 4 गहराई के हिसाब से डिवीजन है, इसी में से आंसर आपको खोजने हैं। उसका साइंस से 2 क्वेश्चंस, इसमें आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आपने 3 केमिकल बॉन्डिंग के 3 टाइप्स पढ़े, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको बताना है कि किस यौगिक में, उस यौगिक का नाम बताना है जिसमें 3 परमाणुओं का शेयरिंग यानी साझा होता है। ऐसे यौगिक का नाम बताएं जिसमें परमाणुओं का साझा होता है 3 परमाणुओं का, यानी ट्राइवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो उस यौगिक का कंपाउंड का नाम बताना है। जैसे कि ऑक्सीजन तो बाइवैलेंट है, इसमें 2 परमाणुओं का साझा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बताना है कि वे कौन सा कंपाउंड है जिसमें 3 परमाणुओं का एटम्स का साझा होता है, तब वह यौगिक बनता है। और दूसरा क्वेश्चन साइंस में आपको इसी से दिया जा रहा है कि हीलियम किस तरह के रासायनिक बंधन में भाग लेता है। हीलियम का परमाणु किस प्रकार के रासायनिक बंधन में भाग लेता है, इस केमिकल बॉन्डिंग का नाम बताना है। विद्युत संयोजक, सहसंयोजक या उप सहसंयोजक बंधन, यानी इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किस में भाग लेता है हीलियम का परमाणु। सोच कर जवाब दें। ये क्वेश्चन हम आपको सोचने के लिए दे रहे हैं कि हीलियम, सोचकर आपको जवाब देना है किस प्रकार के रासायनिक बंधन में भाग लेता है इसके परमाणु। उसका 2 क्वेश्चन पॉलिटी से आपने मूल अधिकार पढ़ा है, कंप्लीट किया है। इससे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रेट्स जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का हृदय भी इसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को। अगर कोई व्यक्ति अनाधिकार इलीगली अपने पद पर बैठा है और उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का रिट जारी करेगी? 5 रिट में से अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का रिट जारी करेगा, यह आपको बताना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 में आया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। ये राइट टू एजुकेशन आया 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा। तो आपको बताना है कि ये किस अनुच्छेद में स्थान पाया, कहाँ इसे एडजस्ट किया गया, ये कहाँ रखा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जगह पाया, उस अनुच्छेद का, आर्टिकल का नाम बताना है।
इस 8 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसके कम से कम 6 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने चाहिए। आप कमेंट्स बॉक्स में इंस्टेंट दें बिना बुक्स को देखे हुए। अब आइए आज के टॉपिक्स ले लेते हैं जो आपको अब करने हैं। आपने मौर्योत्तर काल कर लिया, शुंग, कण्व, सातवाहन, उसके बाद मध्य एशिया से संपर्क। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण गुप्त काल हिस्ट्री में करेंगे। गुप्ताज पीरियड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा, तो इसे आप पूरा पढ़ेंगे, विशेषकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, और समुद्रगुप्त, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ें। कौन संस्थापक था, कौन अंतिम गुप्त राजा था। दूसरी ओर बहुत सारे सांस्कृतिक उपलब्धियां यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मंदिरों के बारे में भी, नचना कोठरा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, ये सब आप जानेंगे। उसमें कुछ अधिकारियों का पढ़ेंगे। सांदी विग्रह कौन था, महाबलाधिकृत, ये सब कौन था, टैक्स सिस्टम कैसा था, भाग और भोग ये क्या था, कौन सी भूमि थी जहां साल भर कृषि होती थी, कौन सी भूमि बंजर थी, उसे क्या कहते थे। तो ये डिटेल्स आप करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये डिटेल्स आप गुप्त काल करें। आज का ये टॉपिक हिस्ट्री से। उधर आपको ज्योग्राफी से दिया जा रहा है, आपने जलमंडल किया, हाइड्रोस्फीयर। अब यहां से आप करेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट है, जलमंडल में यही कंटिन्यू करेंगे, जलमंडल को ही। इसमें आप ताप और लवणता, चूंकि जो हाइड्रोस्फीयर है इसकी 2 बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक, इसका तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना विशाल जलीय क्षेत्र, इसका तापमान किस तरह से स्थिर रहता है या अलग अलग होता है। और इसकी लवणता, सैलिनिटी, कहाँ सबसे अधिक सैलिनिटी है, सर्वाधिक कहाँ है, वॉन झील क्या है, मृत सागर क्या है। तो ये सब डिटेल्स आप करेंगे। सैलिनिटी यानी लवणता और टेम्परेचर, तापमान अलग अलग महासागरों में किस तरह से है, एवरेज किस तरह का टेम्परेचर रहता है, लवणता का एवरेज कैसे रहता है, ये डिटेल्स आप यहाँ करेंगे। पेज आपको दिए जा रहे हैं, पेजेस नंबर आप देख लें, उस हिसाब से आप ताप और लवणता यानी जलमंडल में आप टेम्परेचर और सैलिनिटी करेंगे। ज्योग्राफी में अभी हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं, और उधर करेंगे आप साइंस में। आज बायोलॉजी आ गया, तो बायोलॉजी में आज आप करेंगे सेल यानी कोशिका। सेल करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। जितना भी जीव है सब का बेस है एक सिंगल कोशिका। तो इस कोशिका का केंद्र अच्छे से पढ़ेंगे, और कोशिका केंद्र के बाहर क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, उसका जलीय भाग क्या कहलाता है, सेल वॉल क्या है। तो याद रखें, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसे आप समझेंगे। उसके बाद लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डिटेल्स आप लेंगे। लेकिन इसमें आप क्रोमोसोम नहीं पढ़ेंगे, जीन नहीं पढ़ेंगे, डीएनए नहीं पढ़ेंगे। ये 3 आप छोड़ दें। इस 3 को छोड़ के आप सेल का पूरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण है, उसी तरह से किसी भी जीव का सबसे छोटा पार्ट कोशिका या सेल है। तो ये आप बायोलॉजी में करेंगे। पेजेस नंबर आपको दिए जा रहे हैं। उधर आप लौट के अगर आप आ जाएं पॉलिटी पे, तो पॉलिटी पे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट कर लिया है। आप करेंगे नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, पार्ट 4, आर्टिकल 36 to 51 करेंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। इसे समझें आप कि ये मूल अधिकार से कैसे अलग है, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं इसकी क्या महत्ता है। पंचायती राज किस आर्टिकल में कहा गया है, मजदूरों का प्रबंधन के साथ भागीदारी, पर्यावरण की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब डिटेल्स आप करेंगे नीति निर्देशक तत्वों में। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये सब आप कर लेंगे तो। उसके बाद एक हम लोग 2011 की जनगणना में ले रहे हैं, तो ये आपको आज एक क्वेश्चन ग्रामीण जनसंख्या करना है। ग्रामीण जनसंख्या यानी ग्रामीण, आपने शहरीकरण किया, अब ग्रामीण जनसंख्या करना है। किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, सबसे कम, और बिहार में कितना प्रतिशत ग्रामीण आबादी है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर रखते हैं। आप इसे 2 दिनों में कंप्लीट करें। कभी कभी किसी दिन इमरजेंसी आ जाता है तो डिले भी हो जाता है, तो उसे आप कंसीडर करें। टेक केयर।